नमस्ते, नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे और बहुत ही ज़्यादा शानदार होंगे। प्यारे दोस्तों, मैं भावना भाटी आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। जल्दी से आप सभी प्यारे दोस्त क्लास के साथ जुड़ जाइए, उसके बाद अपने सेशन को, इस क्लास को आगे लेकर हम लोग चलते हैं। सभी प्यारे दोस्तों को मेरा नमस्कार, सभी प्यारे दोस्तों को मेरा प्रणाम। आवाज़ आप सभी तक पहुँच रही है क्या? एक बार आप सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं। राम राम भाई, राम राम सभी को, राम राम। एक बार मैं आपके कमेंट्स जो हैं उनको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, जूम आउट कर देती हूँ, जिससे सभी प्यारे दोस्तों के जो कमेंट्स हैं वो मेरे पास तक पहुँच। तो आप लोग कैसे हैं इस चीज़ को भी बताते चलेंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। आशा तो यही है, उम्मीद यही है कि सभी दोस्त एकदम बढ़िया होंगे और सभी दोस्त अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आइए भाई, आज का जो सेशन है, अब ये क्लास आपकी बायोलॉजी की क्लास जो है हर रोज़ दोपहर 2 बजे हुआ करेगी। तो चलिए अब चीज़ों को शुरू करते हैं। गुड आफ्टरनून, नमस्कार सभी को, राधे राधे सभी को, प्रणाम। आवाज़ सभी तक पहुंच रही है क्लियरली? एक बार थम्स अप मैं देखना चाहूँगी आपके कमेंट सेक्शन के अंदर, उसके बाद अपनी इस क्लास को शुरू करेंगे। एक बार थम्स अप कर दीजिए अगर आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं। अगर मैं आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो एक बार आप थम्स अप कर दीजिएगा। एम आई ऑडिबल? जल्दी से बताओ, आप लोग मुझे सुन पा रहे हो, है ना? हेलो मैम, ओके मैम, सब कुछ बढ़िया है। गुड आफ्टरनून, नमस्ते नमस्ते नमस्कारम। तो चलिए चीज़ों को शुरू करते हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं किसको? बायोलॉजी। बायोलॉजी यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं जीव विज्ञान। तो चर्चा होने वाली है जीव विज्ञान की, है ना? तो भाई क्या होता है बायोलॉजी, क्या होता है जीव विज्ञान, और किस तरीके से हमें यहाँ से प्रश्न बनेंगे, या किस तरीके से जब हम लोग पढ़ते हैं बायोलॉजी को, कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो हमें इस विषय के अंदर पढ़ने हैं, सब्जेक्ट्स में पढ़ने हैं। तो भाई चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। आप सारे बच्चे आराम से चीज़ों को सुनेंगे, चीज़ों को पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे कॉन्सेप्ट को, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन पेपर में आएंगे आप उनको फिर बेहतरीन तरीके से बना पाएंगे। ठीक है, चलिए तो सेशन को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि बायोलॉजी क्या होता है और बायोलॉजी की कितनी ब्रांचेज होती हैं। फिर उसके बाद मैं आपको सिलेबस बताऊंगी कि बायोलॉजी में कौन से टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं। वॉइस में क्या इशू हो रहा है बेटा, बताओ। वॉइस में क्या इशू हो रहा है, जल्दी से बताओ। आवाज़ में क्या इशू हो रहा है दोस्त? हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्लास रहेगी, बाइलिंगुअल रहेगी बेटा। एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है जो आपको केवल हिंदी में मिलेगा, और एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है जो ओनली आपको इंग्लिश में मिलेगा, है ना? तो बिल्कुल हम दोनों चीज़ों को इक्वली लेकर चलेंगे। हम हिंदी इंग्लिश दोनों को बराबर तरीके से लेकर चलेंगे, जिससे सभी बच्चे, चाहे हिंदी वाले चाहे इंग्लिश वाले, चीज़ों को समझ सकें। ठीक है ना? समझ में आ गई बातें? चलिए तो आइए अब चीज़ों को करते हैं पढ़ना। वॉल्यूम आप अपने फ़ोन से इंक्रीज कर सकते हो बेटा, यहाँ से तो सब कुछ सही है, यहाँ से तो सब कुछ सही है। ठीक है, चलो आ जाओ। अब बात करते हैं कि मैम बायोलॉजी क्या है। तो दोस्तों बायोलॉजी की अगर हम लोग बात करते हैं तो बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है ना। क्योंकि आज पहली क्लास है तो मैं थोड़ा सा बेसिक लेकर चलूंगी, फिर धीरे धीरे एडवांस लेवल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो क्योंकि आज हमारी पहली क्लास है तो थोड़ा सा ये जान लेना ज़रूरी है कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी शब्द को किसने दिया, बायोलॉजी के फादर, पिताजी कौन है, ये सारे पॉइंट आपको जानने ज़रूरी हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है बायोस, ठीक है, एक शब्द हो जाता है बायोस, क्लियर, और दूसरा शब्द हो जाता है लोगस, दूसरा शब्द हो जाता है लोगस, क्लियर, लोगस। तो दूसरा शब्द है दोस्तों लोग। तो कभी भी आपको पूछता है कोई भी कि बायोलॉजी किन 2 शब्दों से मिलकर बना है, तो आप बताते हो बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है, बायोस और लोगस। अच्छा मैम, बायोस और लोगस ये कौन सी भाषा के शब्द हैं? ये दोनों कौन सी भाषा के शब्द हैं? हमसे कभी ये पूछा जाए तो आप लोग बताओगे कि ये दोनों, आप बताना लैटिन लैंग्वेज नहीं, ये दोनों ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड है। एक बच्चा बता रहा है लैटिन लैंग्वेज, बेटा ग्रीक लैंग्वेज, ठीक है। तो ये कौन सी भाषा के शब्द है बेटा? ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए हैं ये शब्द, ये ग्रीक लैंग्वेज के शब्द हैं, यानी कि ग्रीक भाषा के शब्द हैं दोस्तों।
तो कभी कभी ऐसे भी आपको कोई पूछ सकता है, या कभी कभी इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि बायोलॉजी दो शब्दों से बना है, बायोस और लोगस। ये दोनों शब्द किस भाषा के शब्द हैं? तो आप बताओगे ये दोनों ग्रीक भाषा के शब्द हैं। ठीक है, आवाज में क्या दिक्कत आ रही है बेटा, बताओ। आवाज में क्या दिक्कत आ रही है ये बताओ, फटाफट से बताओ। ठीक है, तो बायोस और लोगस ये दोनों किस भाषा के शब्द हैं? तो आप लोग बताते हो ग्रीक भाषा के शब्द हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इन दोनों शब्दों का मतलब क्या होता है, इन दोनों शब्दों का मीनिंग क्या होता है मैम, इन दोनों शब्दों का अर्थ क्या होता है, ये भी आपको जानना जरूरी है। तो जब हम लोग बायोस की अर्थ की बात करते हैं, तो बायोस का मतलब होता है प्यारे दोस्तों सजीव। बायोस का मतलब क्या हो जाता है? सजीव, यानी कि लिविंग। तो लिविंग किसका मतलब बायोस जो है इसका मतलब हो जाता है लिविंग यानी सजीव। और मैम लोगस का क्या मतलब होता है? तो लोगस का मतलब होता है स्टडी। लोगस शब्द का मतलब होता है स्टडी यानी कि अध्ययन। तो जब कभी भी हम लोग सजीवों का अध्ययन करते हैं उसको कहा जाता है बायोलॉजी। तो अब आप समझ गए हो कि बायोलॉजी एक ऐसा विज्ञान जिसमें हम सजीवों का अध्ययन करते हैं उसको कहा जाता है बायोलॉजी। क्लियर? क्या दिक्कत आ रही है? वीडियो रुक रही है, आवाज रुक रही है, वॉइस मैच नहीं हो रही है? बेटा एक बार आप वापस से एप्लीकेशन से बाहर आकर दोबारा से सेशन को ज्वाइन करो, तो हो सकता है सब कुछ सही हो जाए। ठीक है ना? समझ में आई बात? बताओ अब कोई दिक्कत? तो यहां से अभी हमने क्या पढ़ा कि बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस और लोगस। बायोस और लोगस ये दोनों कौन सी भाषा के शब्द हैं? तो हम बताएंगे दोनों ग्रीक भाषा के शब्द हैं। जैसे हिंदी भाषा होती है, अंग्रेजी भाषा होती है, उर्दू होती है, फ्रांसीसी होती है, वैसे ही ग्रीक भाषा भी होती है। तो ये दोनों शब्द कौन सी भाषा से लिए गए हैं? ग्रीक भाषा से। अगर इन दोनों शब्दों का मैं आपको मतलब समझाऊं तो इन दोनों शब्दों में से सबसे पहला जो शब्द है बायोस, इसका मतलब होता है सजीव। तो बायोस का मतलब होता है सजीव यानी लिविंग। और मैम लोगस का मतलब क्या होता है? लोगस का मतलब होता है अध्ययन। तो इस प्रकार आप बता सकते हो कि बायोलॉजी सजीवों का अध्ययन है। तो कभी भी आपसे पूछेगा कि जीव विज्ञान क्या होता है, देखो नाम से पता चल रहा है जीव विज्ञान, जीव मतलब सजीव। ठीक है, यानी बायोलॉजी की जब हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे तो बायोलॉजी का मतलब क्या हो जाता है? बायोलॉजी का मतलब है सजीवों का विज्ञान। तो कभी कभी आपको ये पूछ लिया जा सकता है कि सजीवों का विज्ञान क्या है? तो बायोलॉजी होता है सजीवों का अध्ययन। जब हम लोग सजीवों के बारे में पढ़ते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं बायोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ लिविंग्स, स्टडी ऑफ लिविंग्स। क्लियर हो गई बात? तो बायोलॉजी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों? सजीवों के बारे में पढ़ते हैं, है ना? अब देखो जो बायोलॉजी है इसमें हम जब सजीवों के बारे में पढ़ेंगे तो सजीव क्या होते हैं? कोई बताएगा बच्चा, सजीव कौन होते हैं बेटा? तो जब हम इस पृथ्वी पर देखते हैं तो बहुत सारे जीव आपको नजर आते हैं। आप इस पृथ्वी पर अगर नजर घुमाओगे, अपने आसपास भी आप ऐसे नजर घुमाओगे तो तुम्हें बहुत सारी चीजें नजर आएंगी। जैसे तुम्हें पक्षी नजर आते हैं, सजीव हैं पक्षी। पेड़ पौधे नजर आते हैं, वो भी सजीव हैं। तुम्हें अपने आसपास दूसरे जंतु नजर आते हैं, एनिमल, वो भी सजीव हैं। तुम्हें अपने जैसे दूसरे इंसान नजर आते हैं, वो भी सजीव हैं। चैंटा, मकोड़ा, मकड़ी, बिच्छू, टिड्डा, दुनिया भर के कीट तुम्हें नजर आते हैं। तो कहने की बात यह है कि इस पृथ्वी पर जितने भी सजीव हैं उन सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं बायोलॉजी में। इसीलिए बायोलॉजी होता है सजीवों का अध्ययन। बात समझ में आई? तो जब कभी भी हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, जब कभी भी हम लोग बात करते हैं लिविंग्स के बारे में, तो देखेंगे ये सब सजीवों की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ जितने भी फोटो आपको नजर आ रहे हैं ये सब सजीव हैं बेटा। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि भाई फंगस, फंगस को कहते हैं दोस्तों कवक। अच्छा, कितने बच्चे ऐसे हैं जो मशरूम की सब्जी खाते हैं? कितने बच्चे ऐसे हैं जो मशरूम खाते हैं, जिनको मशरूम पसंद है? कभी खाया है तुमने मशरूम? मशरूम की सब्जी बनती है, पिज्जा में डलता है मशरूम, है ना? मशरूम बहुत तरीके की आप लोगों को खाने की डिशेज में डलता है। तो मशरूम एक सजीव है बेटा। और मशरूम किस कैटेगरी में आता है? मशरूम कवक की कैटेगरी में आता है। तो कवक जो होते हैं ये भी सजीवों की कैटेगरी में आते हैं। कभी भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन एक सजीव है, तो ऑप्शन दे देगा पेन, ऑप्शन दे देगा कुर्सी, ऑप्शन दे देगा मोटर बाइक और ऑप्शन दे देगा कवक। तो आपको पहचानना है कि कवक जो होते हैं ये एक तरीके के सजीव है। और कवक कौन होते हैं मैडम? जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया मशरूम।
मशरूम कोई पौधा नहीं है बेटा, दिखता पौधे के जैसा है, ऐसा दिख रहा है ना फोटो, दिखता पौधे के जैसा है, बट ये कवक के अंदर आता है, इसको कवक कहते हैं हम लोग। अब आप लोग देखते हो रोटी कई बार सड़ जाती है ना, रोटी कई बार क्या होती है, सड़ जाती है बेटा। तो रोटी पर भी आपकी कहते हो मम्मी इस पे तो फूई लग गई है, फफूंद लग गई है, तो वही होते हैं ये कवक। तो कवक भी सजीवों की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। प्लांट यानी कि पौधे, वही पौधों के बारे में तो आप जानते ही हो, पौधे भी हमारी तरह सजीव होते हैं, ठीक है। एनिमल जंतु, आप लोग देखते हो गाय भैंस कुत्ता बिल्ली मेंढक सांप छिपकली मछली सब सजीव हैं, तो ये सब जंतु की कैटेगरी में आते हैं, ये भी सजीव हैं। प्रोटिस्टा मैडम, प्रोटोजोआ या प्रोटिस्टा, तो ये भी एक तरीके के जंतु हैं बेटा। तो कई बार ऑप्शन में ये भी दे सकता है कि प्रोटिस्टा किस प्रकार के जीव हैं, सजीव हैं निर्जीव हैं, है ना, दोनों के बीच की कड़ी हैं, या निम्नलिखित में से कुछ नहीं है। तो आप बताओगे ये जो प्रोटिस्टा होते हैं ये सजीव होते हैं। जैसे आप में से कितने बच्चों ने अमीबा का नाम सुना है ना, अमीबा का नाम सुना है, जल्दी बताओ, है ना। हाँ, तो आप में से कितने बच्चों ने, जैसे आस्था बता रही है मैम यूग्लिना है ना, बिल्कुल पैरामीशियम है, अमीबा है। जब 8वीं क्लास में पढ़ते थे तो एक चैप्टर आता था 8वीं क्लास में, है ना, उसमें दिए हुए होते थे अमीबा यूग्लिना पैरामीशियम, ये सब आते हैं प्रोटिस्टा के अंदर। देखो फोटो दिख रहे हैं आपको, जब हमारी 8वीं क्लास में प्रैक्टिकल होते थे ना, तो चार्ट पेपर पर बना के लेके जाते थे इसका फोटो, याद है क्या तुम्हें वो दिन? बिल्कुल याद होंगे, क्योंकि हम तुम सब ऐसे ही पढ़े हुए हैं। तो हम बिल्कुल जब 8वीं क्लास में 9वीं क्लास में हमारा प्रैक्टिकल होता था, तो चार्ट पेपर पर अमीबा का फोटो यूग्लिना का फोटो पैरामीशियम का फोटो बनाकर ले जाते थे। अच्छा, ये है आर्की, आर्की होते हैं बेटा जीवाणु, ये दोनों जीवाणु हैं। तो कभी आपको पूछे कि जो बैक्टीरिया होते हैं जो जीवाणु होते हैं ये भी क्या है, तो बेटा बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु भी सजीव, ये बैक्टीरिया भी खाना खाते हैं जनन करते हैं, इनका शरीर भी कोशिका से बना होता है, तो मतलब ये भी सजीव है। तो ये सब सजीव की कैटेगरी में आते हैं। इन सब के बारे में जब हम पढ़ेंगे उसी को कहते हैं बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान क्या होता है, सजीवों का अध्ययन, यानी बायोलॉजी में हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। समझ में आई बातें, बताओ, ठीक है, क्लियर। जिन बच्चों को क्लास रिकॉर्डेड लग रही है फिर भी आप पढ़ लो बैठकर, जिनको लाइव लग रही है वो फिर भी पढ़ लो। मेन जो कॉन्सेप्ट, मेन जो बात है ना, वो ये कि तुम्हें पढ़ना है, समझना है और पेपर क्लियर करना है। जरूरी नहीं है कि लाइव क्लास देखकर ही बच्चे पेपर क्लियर करते हैं, तो बच्चे मेहनती होते हैं वो रिकॉर्डेड क्लास देखकर भी पेपर को क्लियर करते हैं। ये तो खैर आपकी लाइव क्लास चली रही है, ठीक है, तो इसीलिए क्लास कैसी भी चले आपको सिर्फ ध्यान देना है और पढ़ना है। अब चलते हैं आगे की तरफ, अब हम बढ़ेंगे आगे की तरफ और बात करेंगे कि मैम बायोलॉजी टर्म को किसने दिया। तो आइए, पहला पॉइंट तो हमने पढ़ लिया कि बायोलॉजी सजीवों का अध्ययन है। दूसरा है कि जीव विज्ञान शब्द को किसने दिया, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, जीव विज्ञान शब्द, ठीक है। तो आपको पूछा जाता है कि जो बायोलॉजी टर्म है ये किसने दी थी, बायोलॉजी टर्म को किसने दिया, जीव विज्ञान शब्द को किसने दिया। तो दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने मिलकर एक साथ बायोलॉजी टर्म को दिया। तो ये दो वैज्ञानिक थे दोस्तों, लेमार्क और ट्रेविरेनस। ये पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है, लेमार्क और ट्रेविरेनस, ये कई एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो कौन से दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मिलकर बायोलॉजी शब्द को दिया, तो आप बताते हो लेमार्क और ट्रेविरेनस, क्लियर। तो लेमार्क नाम का साइंटिस्ट और ट्रेविरेनस, ट्रेविरेनस इन्होंने क्या किया है, बायोलॉजी शब्द को दिया है। कौन से सन में दिया है, तो 1801 और 1802 दोनों ईयर आपको बुक्स में दिए हुए होते हैं। तो 1801 और 1802 में दो साइंटिस्ट आए, लेमार्क और ट्रेविरेनस, इन्होंने सबसे पहले बायोलॉजी शब्द को दिया, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं कि जो बायोलॉजी है प्यारे दोस्त, इसमें से ये जो लेमार्क हैं इनको और किस लिए जाना जाता है। लेमार्क बड़े पॉपुलर वैज्ञानिक रहे बेटा, इन्होंने जब हम लोग, मैंने अभी जैसे कहा कि 8वीं क्लास में 9वीं क्लास में पढ़ते थे, तो एक चैप्टर आता था विकास या एवोल्यूशन नाम का एक चैप्टर आता था, ठीक है, उसमें बताते थे कि कैसे जीवों का विकास हुआ, यानी इस पृथ्वी पर जीव कैसे बने। जिराफ वाला चैप्टर कितने बच्चों को याद है, जिराफ वाला चैप्टर, ठीक है। तो जिराफ वाला चैप्टर जब आता था तो वहीं पर हम लेमार्क और डार्विन को पढ़ते थे, डार्विन नाम के साइंटिस्ट भी आते थे उसमें और लेमार्क भी आते थे। तो यहाँ से अभी भी कंपटीशन एग्जाम में लेमार्क के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पूछे जाते हैं, जैसे कि क्या,
आपको पूछा जाता है कि ये जो लेमार्क नाम के साइंटिस्ट हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आएगा कि लेमार्क ने कौन सी थ्योरी दी थी बेटा। तो लेमार्क नाम के साइंटिस्ट ने एक सिद्धांत दिया था, वो सिद्धांत आपको पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, इन्होंने एक थ्योरी दी थी बेटा। इन्होंने क्या किया था, एक थ्योरी दी थी। उस थ्योरी से क्वेश्चन आता है कि लेमार्क ने एक सिद्धांत दिया, वो सिद्धांत कौन सा था। तो इन्होंने दिया था उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत, दो ऑफ इनहेरिटेंस कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये आपको पूछा जाता है पेपर के अंदर। तो इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, इन्होंने दिया था उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत, ये सीधा पेपर आता है कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था। तो आप बताओगे लेमार्क ने। ठीक है, क्लियर, दिया था। तो उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था, लेमार्क ने दिया था। इसको कहते हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस। तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ये किसने दिया था, आप बताते हो लेमार्क ने दिया था। ये पॉइंट आप लोग जरूर लिख लीजिएगा। लेमार्क से रिलेट करके एक पॉइंट हमने लिखा कि इन्होंने उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया। यानी इन्होंने ये कहा था बेटा, है ना, इन्होंने ये कहा था कि जिन अंगों का इस्तेमाल हम करेंगे वो अंग हमारे विकसित होंगे, और जिन अंगों का इस्तेमाल करना हम बंद कर देंगे ना, वो अंग खत्म हो जाएंगे। जैसे सांप को इन्होंने कहा कि सांप को बहुत बहुत वर्षों पहले, करोड़ों वर्षों पहले सांप के भी पैर हुआ करते थे। तो सांप जब डरकर भागता था ना, तो उसके पैर उसको अड़चन पैदा करते थे। जब सांप बिल में घुसता था तो पैर अटक जाते थे। तो सांप ने क्या करा, धीरे धीरे अपने पैरों का इस्तेमाल करना बंद कर दिया, और धीरे धीरे सांप के पैर विलुप्त हो गए। आजकल जो आप सांप देखते हो उनके पैर होते ही नहीं है। तो इन्होंने कहा था कि जिन लक्षणों का, जिन अंगों का इस्तेमाल हम लोग ज्यादा करते हैं वो अंग विकसित होते हैं, और जिन अंगों का इस्तेमाल हम छोड़ देते हैं वो अंग धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। समझ में आई बातें, बताओ। सिलेबस अभी बताऊंगी बेटा, सिलेबस मैं आपको अभी बताऊंगी। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे कि लेमार्क जो है इन्होंने किताब भी लिखी थी बेटा। इस पॉइंट को भी हम लोग लिखेंगे कि लेमार्क जी ने किताब लिखी। तो इनकी किताब से भी क्वेश्चन आता है, पूछ लिया जाता है। लेमार्क की किताब, लेमार्क ने किताब लिखी थी, यानी कि एक बुक थी। तो बुक ऑफ लेमार्क, लेमार्क ने कौन सी बुक लिखी थी ये पूछा जाता है। तो जब हम लोग बात करते हैं लेमार्क की पुस्तक की, तो आप लोग बताओगे कि लेमार्क ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था, आप लोग बताकर चलते हो, जूलॉजी फिलॉसफी। ठीक है, या फिलॉसफी जूलॉजी, क्यों को इसको कहा जाता है बुक को। तो मैं लिख देती हूँ कौन सी बुक इन्होंने लिखी थी। आप लोग बताएंगे फिलॉसफी लॉजी। ठीक है, लॉजी। तो फिलॉसफी जूलॉजी क्यों नाम की पुस्तक लिखी थी किसने, लेमार्क ने। इसको हिंदी में भी यही बोलते हैं, फिलॉसफी जूलॉजी। तो ठीक है, तो ये पुस्तक आपको पेपर में पूछी जा सकती है कि फिलॉसफी जूलॉजी क्यों किसकी पुस्तक है, आप बताओगे लेमार्क की। बात क्लियर, सभी को समझ में आ रही हैं चीजें, है ना। चलिए माइक को और नजदीक कर लिया जाए। तो बेटा आवाज नहीं आ रही है क्या, आंखों का सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं, फिर भी आंखें इतनी छोटी क्यों है बेटा। बड़ी आंखें होने से चीजें ज्यादा बड़ी नहीं दिखेगी, है ना। आंखों के अंदर जो आपका प्यारे बच्चा लेंस है, या आपकी आंखों के अंदर जो रेटिना है जिस पर इमेज बनती है, वो रेटिना अच्छे से इतने साइज के साथ भी इमेज बना सकता है। इसीलिए अंगों का बड़ा होने से रिजल्ट नहीं मिलेंगे। जिस अंग की हमें जितनी जरूरत है वो उतना ही हमारे अंदर विकसित होगा। तो आंखों का रेटिना हमारा इतना छोटा होने के बावजूद भी अच्छी खासी इमेज बना लेता है। इसीलिए आंखों को इतना बड़ा नहीं दिखाया गया, इसीलिए आंखें इतनी साइज की होती हैं। ठीक है ना, क्लियर। चले आगे, आगे बढ़े भाई। चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं कि मैम बायोलॉजी के फादर कौन है ना, जीव विज्ञान के पिता। अगला पॉइंट मैं आपको बताऊंगी कि भाई जीव विज्ञान के पिता किसको कहा जाता है। जीव विज्ञान के पिता यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन होते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि बायोलॉजी दो शब्दों से बना है, दोनों शब्द मैंने आपको बताए।
फिर हमने पढ़ा कि बायोलॉजी टर्म को किसने दिया, लेमार्क को ट्रेविरेनस ने। मैंने लेमार्क के बारे में आपको 2 एक्स्ट्रा पॉइंट और बताए जो पेपर में आते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि जीव विज्ञान के पिता किसको कहते हैं, हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। तो बिल्कुल सही बात मैं कमेंट सेक्शन में देख पा रही हूँ, बच्चे बता रहे हैं अरस्तु, तो बिल्कुल सही बात है, अरस्तु को कहा जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी। यानी इनको इंग्लिश में कहते हैं एरिस्टोटल, इंग्लिश में इनका नाम होता है एरिस्टोटल, ठीक है, क्लियर। तो इनको हम लोग एरिस्टोटल के नाम से जानते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में कहते हैं अरस्तु। अरस्तु को कहा जाता है जीव बायोलॉजी के फादर, यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से इन्हीं को जाना जाता है। अच्छा, अब मैं आपको अरस्तु के बारे में और 1-2 पॉइंट बताने वाली हूँ। ये जो अरस्तु है ना प्यारे दोस्त, इनकी भी एक किताब है जो पेपर में आती है, इन्होंने भी एक बुक लिखी है, ये बुक भी पेपर में आती है। कोई बच्चा बताएगा कि इन्होंने कौन सी बुक लिखी है दोस्तों? कोई बच्चा बताएगा कि इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? फटाफट से बताओ, एग्जाम में आती है। पुराने पीवाई को छांटोगे तो आपको एग्जाम्स में मिल ही जाती हैं ये आपको क्वेश्चंस जो होते हैं, है ना, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। तो देखो यहाँ पर अरस्तु ने भी एक किताब लिखी थी, उस बुक का भी नाम आप लोगों को याद रखना है। इनकी भी एक किताब थी, तो इनकी किताब का नाम है हिस्टोरिया एनेमिलिया। इन्होंने जो बुक लिखी उसका नाम है हिस्टोरिया एनेमिलिया, हिस्टोरिया एनेमिलिया या एनेमेलियम भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने जो किताब लिखी उसका नाम था हिस्टोरिया एनेमेलियम, ठीक है, एनेमेलियम। तो ये आपको पूछा जा सकता है हिस्टोरिया एनेमेलियम किसकी पुस्तक है, तो आपने कहा अरस्तु की। अच्छा बेटा, हिस्टोरिया का मतलब होता है हिस्ट्री, हिस्टोरिया मतलब हिस्ट्री, और एनेमेलियम मतलब एनिमल, जंतु। तो इन्होंने जंतुओं के इतिहास के बारे में बताया। इन्होंने बताया कि कितने प्रकार के जंतु अभी तक खोजे जा चुके हैं, है ना, जंतु होने के लिए कौन कौन सी विशेषताएं हमारे अंदर होनी चाहिए, ये सारी चीजें इन्होंने बताई। तो हिस्टोरिया एनिमेलिया ऐसी पुस्तक है जिसमें एनिमल्स की हिस्ट्री के बारे में लिखा है, जिसमें जंतुओं के इतिहास के बारे में इन्होंने वर्णन किया है, ठीक है। इसीलिए भाई, क्योंकि इन्होंने जंतुओं के बारे में बताया, इसीलिए ये जो अरस्तु हैं इनको हम लोग एक और नाम से जानते हैं। कोई बच्चा बताएगा कि अरस्तु को हम और किस नाम से जानते हैं? भाई अरस्तु को क्या कहा जाता है? ठीक है, यश वर्मा जी, बेटा क्या पूछ रहे हो आप, ये बताओ पहले क्या पूछ रहे हो? हिस्टोरिया एनेमेलियम पुस्तक अरस्तु ने लिखी, जिस पुस्तक में उन्होंने लगभग 500 प्रकार के जंतुओं के बारे में बताया, एनिमल के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में नहीं बताया, एनिमल्स के बारे में बताया था, जंतु के बारे में। तो इसीलिए इनको कहते हैं जंतु विज्ञान के पिता, इसीलिए इनको जंतु विज्ञान के पिता के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि जंतु विज्ञान के पिता किसे कहते हैं, हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी। तो आप लोग बताते हो अरस्तु को ही कहा जाता है फादर ऑफ जूलॉजी, ठीक है, फादर ऑफ जूलॉजी। अच्छा मैम, जूलॉजी क्या होता है? जूलॉजी क्या होता है? तो जूलॉजी जीव विज्ञान की ही एक शाखा है। जूलॉजी क्या है? जीव विज्ञान, बायोलॉजी की एक ब्रांच है बेटा, ठीक है। तो अब हम ब्रांच के बारे में ही बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम किसके बारे में बात करेंगे? ब्रांच के बारे में। अभी तक मैंने आपको बताया, ये सारी चीजें आपने समझी। इसके बाद हमने ये पॉइंट पढ़े थे कि जीव विज्ञान सजीवों का अध्ययन है। जीव विज्ञान शब्द को लेमार्क और ट्रेविरेनस ने दिया। लेमार्क के बारे में मैंने बताया, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया, और लेमार्क की बुक भी हमने लिखी, फिलॉसफी जूलॉजी की। फिर हमने बात करी जीव विज्ञान के पिता अरस्तु, और अरस्तु के बारे में ही हमने पढ़ा कि इन्हीं को जंतु विज्ञान के पिता कहते हैं। और अरस्तु की जो बुक थी वो थी हिस्टोरिया एनेमेलियम। अब बात करेंगे कि तो जीव विज्ञान है, इसकी शाखाएं कितनी होती हैं भाई। तो यहां से भी क्वेश्चन आता है, और उसके बाद मैं आपको सिलेबस बताऊंगी। जीव विज्ञान की शाखाएं, जीव विज्ञान की शाखाएं, अगर हम लोग बात करते हैं जीव विज्ञान की शाखाओं की, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, तो बेटा बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। लेकिन मैम क्या हमें सारी याद करनी है? तो हम कहेंगे नहीं, हमें तो एग्जाम ओरिएंटेड याद करनी है, एग्जाम में जो जो आती हैं वो याद करनी है। तो आप लोगों को याद रखना है कि जीव विज्ञान की मुख्य 3 शाखाएं होती हैं। कितनी शाखाएं होती हैं बेटा? 3 शाखाएं होती हैं। तो जीव विज्ञान की मुख्य कितनी शाखाएं होती हैं? 3 शाखाएं होती हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं कौन कौन सी 3 ब्रांचेस जीव विज्ञान की होती, ठीक है।
कौन कौन सी 3 ब्रांचेज हैं जो जीव विज्ञान की होती हैं। अच्छा भाई, हिंदी की राइटिंग में क्या दिक्कत आ रही है ये बताओ। हिंदी की राइटिंग में क्या दिक्कत आ रही है? क्या आपको यहाँ पर जो राइटिंग है हिंदी वाली वो समझ में नहीं आ रही है? एक बार बताओ मुझे सारे दोस्त, फटाफट से बताओ। अभी तक मैंने जितनी भी यहाँ पे चीजें, इंग्लिश में तो खैर छोड़ो, जितनी भी चीजें मैंने हिंदी में लिख रखी हैं तो क्या आपको समझ में नहीं आ रही है? एक बार बताएंगे सभी दोस्त फटाफट। भाई राइटिंग में हिंदी की में क्या दिक्कत आपको नजर आ रही है ये बताओ। या कोई भी शब्द आप समझ नहीं पा रहे हैं? फटाफट से बताएंगे। सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है, ठीक है, ठीक है, सही राइटिंग है, ठीक है। एक बच्चे का कमेंट मुझे दिखाई दिया था कि हिंदी की राइटिंग में उसको कुछ दिक्कत हो रही है। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही है ना? चलिए आइए आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि जीव विज्ञान की शाखाएं कौन कौन सी। तो बेटा 3 शाखाएं आपको याद रखनी है। पहली हो जाती है जूलॉजी, ठीक है, पहली शाखा हो जाती है जूलॉजी, जिसको हम कहते हैं जंतु विज्ञान। क्या कहते हैं दोस्तों? जंतु विज्ञान कहते हैं। तो पहली शाखा हो जाती है जंतु विज्ञान, ठीक है मैम। दूसरी शाखा, दूसरी हो जाती है वनस्पति विज्ञान, जिसको कहते हैं बॉटनी। तो दूसरी शाखा हो जाती है भाई बॉटनी, जिसको कहा जाता है वनस्पति विज्ञान, है ना, वनस्पति विज्ञान। तो दूसरी शाखा हो जाती है वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी। और तीसरी जो शाखा हो जाती है ये हो जाती है आप लोग बताते हो सूक्ष्म जैविकी। क्या भाई? सूक्ष्म जैविकी। पहले इंग्लिश में लिख देते हैं माइक्रोबायोलॉजी, है ना, माइक्रोबायोलॉजी। तो दूसरी शाखा हो जाती है माइक्रोबायोलॉजी, जिसको कहते हैं हम लोग सूक्ष्म जैविकी। तो इस तरीके से आपकी बायोलॉजी की 3 मुख्य शाखाएं हो जाती हैं, ठीक है। अब इन तीनों से क्वेश्चन पूछा जाता है। बस आवाज सही नहीं आ रही है विजय, आवाज में क्या दिक्कत आ रही है बेटा ये बताओ। एक बार बताएंगे कि आवाज में क्या दिक्कत हो रही है दोस्त, ये बता दो। सुन नहीं पा रहे हो? कम आ रही है आवाज? क्या प्रॉब्लम हो रही है? मेरे ख्याल से तो सही चल रही है आवाज, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ से बात करेंगे कि मैम जूलॉजी में क्या पढ़ते हैं, जूलॉजी में क्या पढ़ते हैं मैम, बॉटनी में क्या पढ़ते हैं हम लोग, और मैडम माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं। तो देखो समझना अच्छे से इस बात को। जब हम लोग बात करते हैं किसकी, जब हम लोग बात करेंगे जूलॉजी की बेटा, देखो बायोलॉजी में कहीं भी आपको जू शब्द लिखा मिले, जू दिख रहा है, जू, जू का मतलब होता है जंतु, जू का मतलब होता है दोस्त जंतु यानी एनिमल। तो तभी तो हम इसको हिंदी में कहते हैं जंतु विज्ञान। यानी जंतु विज्ञान में हम किसकी स्टडी करते हैं? तो जंतु विज्ञान में हम जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जंतुओं का अध्ययन। तो जीव विज्ञान की किस शाखा में जंतुओं का अध्ययन किया जाता है? तो आप बताते हो जूलॉजी के अंदर यानी जंतु विज्ञान में हम लोग जंतुओं का अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ एनिमल, स्टडी ऑफ एनिमल। क्लियर? तो इस पृथ्वी पर जितने भी जंतु हैं वो सब जूलॉजी वाली ब्रांच में पढ़े जाएंगे, ठीक। अच्छा मैम बॉटनी में क्या करते हैं? बॉटनी यानी हिंदी में जब देखोगे तो हिंदी में दिख रहा है ना वनस्पति विज्ञान, इसको कहते हैं। वनस्पति कहाँ होती है? वनस्पति तो गाय भैंस खाती है। वनस्पति बोले तो पेड़ पौधे, है ना, चिड़ियाघर। हाँ जू देखने जाते हो ना, तो जू के अंदर कौन मिलते हैं? एनिमल मिलते हैं, तरह तरह के बंदर मिलेंगे, तरह तरह के अजगर मिलेंगे, जैसे दिल्ली में है चिड़ियाघर। तो देखने जाना कभी तुम्हें टाइम मिले तो, जो आसपास के एरियाज में पढ़ाए बच्चे हैं, ठीक है। चलो आओ अब देखो इधर, वनस्पति में हम पढ़ते हैं पौधों का अध्ययन। तो यहाँ पे हम लोग प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ जंतु के बारे में नहीं पढ़ा जाता, केवल पौधों के बारे में। तो ये होता है पौधों का अध्ययन। क्लियर? तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? पौधों का अध्ययन करते हैं। तो बॉटनी के अंदर हम लोग क्या करते हैं? पौधों का अध्ययन, स्टडी ऑफ प्लांट। क्लियर? तो ये आपको पेपर में आ सकता है कि जीव विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं क्या कहलाती है? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट प्लांट्स आर नोन एज, उसको कहते हैं बॉटनी। बॉटनी में हम लोग क्या करते हैं? पेड़ पौधों के बारे में, जैसे आम का पौधा, नीम का पौधा, अदरक, आलू, भिंडी, टिंडा, लौकी, तोरई, है ना। तो सब्जी तो मैं बेच रही नहीं हूँ, लेकिन सब्जियों के बारे में या पेड़ पौधों के बारे में हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? वनस्पतिक विज्ञान में। प्यारे दोस्त 12 बजे क्लास नहीं ले सकती मैं, क्योंकि 12 बजे मेरी क्लास है। 2 बजे का टाइम बिल्कुल सही है बेटा, हाँ बिल्कुल फिक्स टाइम है, 2 बजे आपकी डेली क्लास हुआ करेगी। अब आइए बात करते हैं मैम सूक्ष्म जैविकी में क्या करते हैं हम।
इसमें क्या करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में, देखो माइक्रो का मतलब होता है छोटा, बहुत छोटा। कितना छोटा? इतना छोटा जो आप नॉर्मल आंखों से देख ना पाओ, इतना छोटा जो आपको सामान्य आंखों से दिखाई ना दे, है ना। और बायोलॉजी मतलब सजीवों का अध्ययन, तो छोटे छोटे जीवों का अध्ययन जो होता है उसको ही कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जो सूक्ष्म जीवों का वर्णन करती है क्या कहलाती है, ऐसे क्वेश्चन आता है। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, उसको कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी, यानी ऐसा विज्ञान जिसमें बहुत छोटे जीवों का अध्ययन किया जाता है। अब तुम कहने लगो मैम चींटी को इसी में पढ़ते हैं क्या, चींटी तो बहुत छोटी होती है। तो भैया चींटी देखने के लिए तुम्हें सूक्ष्मदर्शी लाना पड़ रहा है क्या, ये बताओ। तुम्हें चींटी को देखने के लिए माइक्रोस्कोप उठाकर लाना पड़ रहा है क्या? तो तुम कहोगे नहीं मैम चींटी तो अच्छी खासी दिख जाती है। एक मिठाई का पीस रख देना अपनी अपनी पढ़ने वाली टेबल पर, देखना बहुत सारी चींटियां आ जाएंगी मिठाई खाने के लिए। तो तुम्हें तो विजिबल हो रही है ना आसानी से कि भाई चींटियां देखो कितनी सारी जा रही हैं। तो चींटी सूक्ष्म जीव में नहीं आती, चींटी तो बहुकोशिकीय है, वो तो बहुत सारी कोशिका से बना है। लेकिन चींटी से भी छोटे जीव हैं जो दिखाई ही नहीं देते, जैसे बैक्टीरिया, जैसे विषाणु, वायरस। क्या अभी आप हवा में वायरस और बैक्टीरिया को देख पा रहे हो? कहोगे नहीं मैम, क्यों नहीं देख पा रहे? बहुत छोटे हैं। तो ऐसे जीवों का अध्ययन होता है माइक्रोबायोलॉजी में। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। तो विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। यहाँ इंग्लिश में लिख रही हूँ, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसमें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपको सूक्ष्मदर्शी के बिना दिखाई नहीं दे। ठीक है, तीनों पॉइंट क्लियर? बताओ जल्दी से, तीनों ब्रांचेस क्लियर? अब इन तीनों ब्रांचेस से एक एक क्वेश्चन और आएगा, वो क्या आएगा चलिए उसको भी बता देते हैं। जैसे मैम अमीबा, बिल्कुल सही बात। अमीबा जो है ना वो नाली के पानी में रहता है, आपके घरों के आसपास जो नाली है ना उसमें रहता है अमीबा। क्या देखा है किसी ने? नहीं। लेकिन नाली के पानी को माइक्रोस्कोप में रखकर देखोगे ना तब उसमें अमीबा डांस करता हुआ नजर आएगा। अमीबा इतना छोटा है कि ये आपको नॉर्मल आंखों से दिखता ही नहीं है ना। क्लियर? चींटी पुल्लिंग है, हिंदी हिंदी की खिलाई, वो हिंदी में है पुल्लिंग। ठीक है, अभी बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो चींटी जो है वो बहुकोशिकीय जीव है, बहुत सारी कोशिकाओं से बना है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब चलते हैं आगे, अब बढ़ेंगे अगली पॉइंट की तरफ। अब 3 पॉइंट और बताऊंगी यहाँ से। 3 पॉइंट क्या, एक पॉइंट तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये जो जीव विज्ञान है जूलॉजी, जूलॉजी के फादर किसको कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया अरस्तु। अभी अभी मैंने आपको लिखवाया कि जो अरस्तु है, एरिस्टोटल कहते हैं इंग्लिश में, एरिस्टोटल को कहा जाता है फादर ऑफ जूलॉजी। क्लियर? अब आपको 2 के फादर और बताती हूँ कि भाई आप लोगों से पूछ ले फादर ऑफ बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान के पिता, पेपर में क्वेश्चन मिलता है ना। वनस्पतिक विज्ञान के पिता किसको कहा जाता है? तो वनस्पतिक विज्ञान के जो पिता हैं ये कौन है, यानी फादर ऑफ बॉटनी। आपको पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में फादर ऑफ बॉटनी, तो आप लोग बताकर चलते हैं कि बॉटनी के जो फादर है ये हो जाते हैं थियोफ्रस्टस। बहुत अच्छा प्रश्न है, आया हुआ है कई एग्जाम्स में, तो आप बताते हो थियोफ्रस्टस। ठीक है, थियोफ्रस्टस। तो थियोफ्रस्टस नाम के साइंटिस्ट जिनको हम लोग क्या कहते हैं, फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं, थियोफ्रस्टस। क्लियर? समझ में आई बात? तो इंग्लिश में भी इनका नाम थियोफ्रस्टस ही रहेगा, थियोफ्रस्टस ही इनको इंग्लिश में भी कहा जाता है। एक, अब अगला पॉइंट आपको पूछेगा सूक्ष्म जैविकी के पिता किसको कहा जाता है? तो सूक्ष्म जैविकी है उसके पिता किसको कहते हैं? सूक्ष्म जैविकी के पिता आपसे पूछा जाएगा फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसको कहा जाता है? तो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, पेपर में आया हुआ है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। कोई बच्चा बताएगा कि माइक्रोबायोलॉजी के पापा जी, पिताजी किसको कहा जाता है? Who is the father of microbiology? जल्दी से बताओ, कौन बताएगा भाई कमेंट सेक्शन में? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसको कहा जाता है? सूक्ष्म जैविकी के पिता किसको कहा जाता है ना? मैम अंधेरा क्यों है, मतलब समझ नहीं आया। अंधेरा अंधेरा हो रहा है क्या क्लास में, ये बताओ। लाइट्स तो बढ़िया चल रही हैं, मैं भी देख पा रही हूँ स्क्रीन पर अच्छी खासी लाइट है।
तो भाई फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी ल्यूवेनहॉक, बिल्कुल सही बात। तो बताकर चलते हैं ल्यूवेनहॉक, ठीक है। ल्यूवेनहॉक नाम के साइंटिस्ट, ल्यूवेनहॉक जिनको हम लोग क्या कहते हैं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अच्छा, ल्यूवेनहॉक ने क्या किया था मैम, जो इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है, जो इनको हम लोग सूक्ष्म जैविकी के पिता कहते हैं, ल्यूवेनहॉक को। एंटोनी वोन ल्यूवेनहॉक इनका नाम है, आप ल्यूवेनहॉक याद रखोगे काफी है भाई। इन्होंने बहुत सारी चीजों की खोज करी थी और सारी चीजें छोटी छोटी खोजी थी, ऐसी चीजें जो माइक्रोस्कोप में मिलती हैं, और इन्होंने खुद एक माइक्रोस्कोप भी बनाया था, ठीक है। तो इनके बारे में ऐसे पॉइंट जो पेपर में आते हैं उनको पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। तो ल्यूवेनहॉक से आपको पूछा जाता है कि ल्यूवेनहॉक ने क्या क्या किया था। तो दोस्तों इन्होंने ही जीवाणु को खोजा था, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था, बिहार पुलिस में पूछा था, जीवाणु की खोज किसने करी थी, तो आपने बताया था ल्यूवेनहॉक। तो इन्होंने किया है डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया, तो इन्होंने क्या किया है, डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया। तो ल्यूवेनहॉक को ही जाना जाता है जीवाणु की खोज के लिए, इन्होंने सबसे पहले जीवाणु को खोजा था, ठीक है मैम। और क्या किया था इन्होंने, तो दोस्तों इन्होंने ही आपकी आरबीसी को खोजा था, आरबीसी की खोज। आरबीसी जानते हो, आपके खून में जो लाल रक्त कोशिका है वो, डिस्कवरी ऑफ आरबीसी। इन्होंने क्या किया था, डिस्कवरी ऑफ आरबीसी, लाल रक्त कोशिकाएं, आपकी जो रेड ब्लड सेल होती हैं वो, उनको भी इन्होंने खोजा था ल्यूवेनहॉक ने। तो ल्यूवेनहॉक ने क्या क्या किया था, जीवाणु की खोज करी। जीवाणु माइक्रोस्कोप से दिखता है, आपके खून में जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं, जब किसी को चोट लगती है तो क्या आरबीसी आपको दिखाई देती है क्या, तुम कहोगे नहीं मैम बस खून दिखता है लाल लाल, उसमें आरबीसी तो दिखती नहीं है। बेटा नहीं दिखेंगी, क्योंकि वो माइक्रोस्कोप से दिखती हैं, बहुत छोटी हैं, सूक्ष्म है, वो भी बहुत ज्यादा छोटी हैं, ठीक है। इसीलिए सूक्ष्म जीव की खोज के लिए इनको ही जाना जाता है। अगला, अगर मैं एक और पॉइंट बताऊं, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सजीव कोशिका की खोज करी थी, सजीव कोशिका की खोज। तो ये भी आपको पूछा जाता है कि सजीव या जीवित कोशिका की खोज, जीवित लिख लीजिएगा, इन्होंने क्या किया था, जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की। ये भी पेपर में पूछा जाता है कि सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की, खोज, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, जीवित कोशिका की खोज करी थी, डिस्कवरी ऑफ, इन्होंने किया था दोस्तों डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल, यानी कि जीवित कोशिका को सबसे पहले इन्होंने ही खोजा था। कोशिका जो सभी के शरीर को बनाती है, उसके बारे में सबसे पहले इन्होंने ही हमें बताया, इन्होंने ही कोशिका को खोजा। बताओ जल्दी से, ठीक है ना। तो इन्होंने कितनी मेहनत करी थी। अभी तो एक और चीज, ठीक है, अभी तो इन्होंने एक और चीज को खोजा था, क्या, तो दोस्तों इन्होंने शुक्राणु कोशिका की खोज, शुक्राणु कोशिका, लड़कों में बनते हैं ना शुक्राणु, तो शुक्राणु कोशिका की खोज भी इन्होंने ही करी थी। और शुक्राणु भी सूक्ष्म जीव हैं, सूक्ष्म कोशिका, हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है शुक्राणु, आप आगे पढ़ोगे इस चैप्टर में जब मैं सेल वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी। तो इन्होंने क्या करा था, स्पर्म सेल को डिस्कवर किया था, स्पर्म सेल। तो इतनी सारी खोजें किसके नाम है, इतनी सारी खोजें ल्यूवेनहॉक ने करी थी, अकेले ल्यूवेनहॉक ने, है ना। अभी तो प्रोटोजोआ की भी खोज करी थी, ये भी आप पढ़ सकते हो, आगे इनके बारे में भी आप और पढ़ोगे। फिलहाल इस क्लास से आपने इतनी सारी जानकारी अभी तक बटोर ली है। आरबीसी की फुल फॉर्म होती है बेटा रेड ब्लड सेल, आरबीसी आपके रक्त में पाई जाती है, आप पढ़ोगे इसको ब्लड वाले चैप्टर में, इसकी फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल, ठीक है। अभी आगे पढ़ोगे भी, लाल रक्त कोशिका, क्या कहते हैं भाई, लाल रक्त कोशिका, ये होती है आरबीसी की, पढ़ोगे अभी इसको रक्त वाले चैप्टर। तो हमने अभी बायोलॉजी की जो बेसिक पॉइंट पढ़े, इतनी सारी चीजें मैंने आपको बता दी, ये बायोलॉजी के बेसिक पॉइंट हैं, आपको याद जरूर होने चाहिए, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ूं, अब सिलेबस बता दूं कि बायोलॉजी में हमें कौन कौन सी चीजों को पढ़ना है, ठीक है। शुक्राणु तो आंखों से दिखता है, किसने देख लिया शुक्राणु आंखों से, नहीं दिखता है भैया शुक्राणु आंखों से, ठीक है। WBC की फुल फॉर्म होती है व्हाइट ब्लड सेल, सफेद रक्त कोशिका, सफेद रक्त कोशिका, ठीक है। चलो, पेन के कलर में क्या दिक्कत है, पेन के कलर भाई व्हाइट बैकग्राउंड पर यही विजिबल होते हैं जो आपको मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक। आ जाओ अब आगे चलते हैं, और अब हम लोग बात करते हैं सिलेबस की। तो अपनी कॉपी के अंदर सिलेबस को भी आप लिख लीजिएगा,
तो आइए भाई, इतनी सारी जानकारी लेने के बाद अब हम बात करते हैं सिलेबस की। ठीक है, तो सिलेबस क्या है भाई बायोलॉजी का, क्लियर। तो देखो बच्चों, अभी मैंने आपको कहा कि बायोलॉजी की 3 मुख्य ब्रांचेज हो जाती हैं, 3 मेन ब्रांचेज हैं ये जो मैंने अभी बताई। ठीक है मैम, इन तीनों में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कौन कौन सी ब्रांचेज से आते हैं? तो बेटा जूलॉजी और बॉटनी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और ये बहुत बड़ा नहीं है, ये छोटा है, क्वेश्चन यहाँ से भी आएंगे, लेकिन ज्यादा की बात करें तो क्वेश्चन यहाँ से और यहाँ से आते हैं। ठीक है, चलिए पहले मैं आपको जूलॉजी से कौन कौन से टॉपिक आएंगे, जंतुओं के बारे में क्या क्या पढ़ना है, इस चीज को बताती हूँ। तो आइए, सबसे पहले हम जो सिलेबस लिखेंगे वो लिखेंगे जूलॉजी का सिलेबस, जूलॉजी जिसको आप जानते हो जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान से आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, आइए इनके बारे में बात करते हैं। ठीक है ना प्यारे दोस्तों, ज्यादा टेंशन काहे ले रहे हो, काहे इतनी टेंशन, आराम से पढ़ते चलो, पहली क्लास है, आराम से पहले चीजों को सीखते चलो, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, पूरा ब्लड आपको घोल कर पिला दूंगी। ठीक है, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो इस चीज को लेकर। पहली क्लास है, आराम से रिलैक्स माइंड के साथ रिलैक्स होकर पढ़ो और अच्छे से समझते चलो। ठीक है ना, आज की क्लास में जो 3-4 साइंटिस्ट के नाम जो याद दिलाए हैं ना मैंने आपको, जैसे लेमार्क है, ट्रेविरेनस है, थियोफ्रेस्टस है, ल्यूवेनहॉक है, इनको जरूर आप रिकॉल करना रात में जब रिवीजन करोगे अपना। ठीक है ना, चलिए आ जाओ, अब हम जूलॉजी का टॉपिक लिखते हैं। तो बेटा जूलॉजी में सबसे पहले मैं आपको कोशिका चैप्टर पढ़ाऊंगी, क्योंकि मैम आपने आज की इस क्लास में कोशिका शब्द का इस्तेमाल करा है, तो हमारे अंदर तो उलट पुलट हो गया है सारा सिस्टम। कोशिका होती क्या है भाई, ये चीज क्या है? तो मतलब तुम, अब हम जब अपना सिलेबस शुरू करेंगे कल की क्लास से, मैं आपको कोशिका के बारे में ही बताऊंगी सबसे पहले कि क्या होती है कोशिका। ठीक है, दूसरा उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसकी प्यारे दोस्त, टिश्यू चैप्टर की, यानी ऊतक। मैं आपको पढ़ाऊंगी कि ऊतक क्या होते हैं, है ना। फिर तीसरे नंबर पर हम लोग बात करेंगे ह्यूमन सिस्टम की, तीसरे नंबर पर हम लोग बात करेंगे ह्यूमन सिस्टम, ठीक है, यानी मानव तंत्र की। मानव तंत्र आपके बारे में बात होगी बेटा, आपके बारे में, हमारे बारे में कैसे, मानव हो ना तुम, सारे मानव हो या कोई एक आधा चुड़ैल और भूत भी है क्लास में है जो, एक आधा, सारे बच्चे यहाँ पर मानव ही है ना, या कोई बंदर चिंपैंजी भी क्लास के साथ है? तो आप कहोगे नहीं मैडम हम सारे इंसान ही हैं जो क्लास ले रहे हैं, तो आपके बारे में भी पढ़ाया जाएगा, क्योंकि आप एनिमल हो बेटा, हम लोग भी जंतुओं में आते हैं, हम भी एनिमल हैं, बुरा मत मानना, लेकिन हम जंतु ही हैं, हम पढ़े लिखे जंतु हैं, हम पेपर की तैयारी करते हैं, हम पढ़ते हैं लिखते हैं, हम पढ़ने वाले जंतु हैं, जबकि दूसरे जंतु जो है बंदर कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा वो पढ़ते नहीं है, बस अंतर ये है। ठीक है, तो हम भी जंतुओं में ही आते हैं भैया। ठीक है, एलियन भी हैं क्लास में, चलो ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि दूसरे ग्रहों से भी लोग बाग मेरी क्लास लेने आ रहे हैं ये तो बहुत अच्छा है, भूत भी हैं, तो बहुत बढ़िया लगा मुझे कि मेरी क्लास हर कोई लेता है। तो भाई अब देखो यहाँ पर कि जब हम अपनी बात करते हैं तो हम भी जंतुओं में आते हैं। मैम हम पेड़ क्यों नहीं है? हम पेड़ इसलिए नहीं है क्योंकि हम प्रकाश संश्लेषण करके अपना खाना नहीं बनाते, हम धूप से अपना खाना नहीं बनाते, हमें खाना खाने के लिए पैसों की जरूरत होती है, और पैसे पेपर की तैयारी कर कर एक अच्छी नौकरी लेकर ही हमें मिलते हैं। इसीलिए इतना ज़्यादा कंपटीशन है, इतनी ज़्यादा जद्दोजहद चली हुई है कि हर बच्चा कंपटीशन की तैयारी में लगा हुआ है, क्योंकि हर किसी को एक नौकरी की ज़रूरत है, नौकरी है तो पैसे और पैसों से खाने पीने का सामान हम खरीदते। तो हम लोग क्या हैं, हम जंतुओं में आते हैं बेटा, हम ऐसे इकलौते जंतु हैं जिसको अपना खाना खरीदने के लिए पैसों की ज़रूरत, अदरवाइज जो दूसरे जंतु होते हैं वो तो अपना पेट कैसे भी भर ही लेते हैं, है ना। लेकिन हम पौधे इसलिए नहीं है क्योंकि हम प्रकाश संश्लेषण नहीं करते। तो अब आपको आपकी बॉडी के बारे में पढ़ना है कि हमारे शरीर से हमें कौन कौन से पॉइंट आएंगे पेपर में। तो बेटा आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम है, वहां से क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपके शरीर में है पाचन तंत्र, आपके बॉडी के अंदर है आपका लीवर जो आपका पाचन करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे, तो आपको मैं पढ़ाऊंगी डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, आप खाना खाते हो और वो खाना कैसे पचाते हो, कैसे वो खाना आपके पेट में पचता है। दूसरा, आपके शरीर के अंदर एक दिल बैठा हुआ है जिसको कहते हैं परिसंचरण तंत्र, तो दिल आपका परिसंचरण तंत्र का हिस्सा है। सर्क्यूलेटरी सिस्टम, आपकी बॉडी के अंदर जो खून है
वो कैसे आपके दूसरे अंगों तक जा रहा है, तो इसको कहते हैं सर्क्यूलेटरी सिस्टम। तो हम लोग सर्क्यूलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। आपके शरीर में गुर्दे हैं, गुर्दे जो आपके मूत्र को बाहर निकालते हैं, आपकी मल पोटी को बाहर निकालते हैं, तो ये गुर्दे आते हैं उत्सर्जन तंत्र में, यानी एक्सक्रेटरी सिस्टम में। तो हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में, ठीक है। आपके शरीर में ये है ना सारी चीजें। आगे आपके शरीर के अंदर आप सजीव हो, तो आप भी अपनी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए प्रजनन करोगे, रिप्रोडक्शन करोगे। तो भाई रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं यहाँ से, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो ये भी आपके शरीर के बारे में है, जंतुओं के बारे में, ठीक। आगे आपके शरीर के अंदर सोचने विचारने की शक्ति या आप लोगों को कार्य करने की जो शक्ति मिलती है, वो मिलती है आपकी नर्व तंत्रिका कोशिकाओं से। ब्रेन सिग्नल भेजता है और आप काम करते हो, ये हो जाता है नर्वस सिस्टम। तो आप लोगों को पढ़ाएंगे हम नर्वस सिस्टम भी, ठीक है। तो आपको नर्वस सिस्टम भी पढ़ना है। आगे अगर मैं कहूँ तो आपके शरीर के अंदर कंकाल, हड्डियां भी हैं भाई, है ना, आपके शरीर में हड्डियां भी हैं, तो हड्डियों को पढ़ा जाएगा कंकाल तंत्र के अंदर, स्केलेटल सिस्टम में। तो हड्डियां आपको पढ़ाई जाएंगी स्केलेटल सिस्टम के अंदर। तो ये सब आपके शरीर के बारे में बातें हो रही हैं, ये सारी चीजें आपके शरीर में मिलती हैं। तो ये सब सिस्टम आपकी बॉडी के अंदर है और ये सब पेपर में पूछे जाते हैं। मैम दिल तो लव के लिए बना है, यही तो तुम्हारी बात है। जिन्होंने बायोलॉजी नहीं पढ़ी वो समझते हैं कि दिल तो प्यार करने के लिए बना है ना। तो लेकिन जो बच्चे बायोलॉजी पढ़ लेते हैं फिर उनको पता चलता है कि दिल प्यार व्यार के लिए नहीं बना। प्यार व्यार के लिए काहे दिल बना? दिल तो सर्कुलेशन के लिए बना है, परिसंचरण के लिए बना है। तो बायोलॉजी पढ़ने के बाद तुम्हारा भी ये भ्रम जो है खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। वॉइस नहीं आ रही है बेटा, आप अपने फोन से वॉइस को इंक्रीज कर लो, वॉइस आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, प्रजनन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, कंकाल तंत्र, और भी तंत्र है आपकी बॉडी में। और कौन से हैं ऊपर की तरफ लिख देती हूँ, ठीक है, ऐड ऑन करते चलना। भाई आप सांस लेते हो तो आपके पास श्वसन तंत्र भी होना जरूरी है, श्वसन तंत्र। आप रेस्पिरेशन करते हो, सांस लेते हो, आपके फेफड़े, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम भी आप लोग पढ़ोगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना। तो आप लोगों का प्रजनन तंत्र, उसको भी मैं पढ़ाऊंगी। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। तो ये आपकी बॉडी के अंदर क्या होते हैं? आपके सिस्टम होते हैं। अभी और भी हैं, अगले पेपर मैं यही लिख देती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। बेटा अंतःस्त्रावी तंत्र भी आपकी बॉडी में होता है, अंतःस्त्रावी तंत्र, जिसमें आप लोग क्या करते हो? अंतःस्त्रावी तंत्र के अंदर हम लोग पढ़ते हैं हार्मोन के बारे में, एंडोक्राइन सिस्टम जिसको कहते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें आप आपके शरीर के अंदर जो हार्मोन है उनके बारे में पढ़ो। तो कुल मिलाकर ये सिस्टम आपको पेपर में आते हैं, ये 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इतने सिस्टम है जो आपको पढ़ने हैं जूलॉजी वाले पॉइंट के अंदर, ठीक है ना। क्लियर? 8 पढ़ने हैं बेटा, 8 सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो ये तो आप लोगों के कौन से टॉपिक में आ गए? सारे ह्यूमन सिस्टम के पार्ट हो गए ये। अब अगर मैं चौथे पॉइंट की बात करूं तो आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगी रक्त, यानी कि ब्लड, ठीक है। ब्लड टॉपिक भी आपको करना है, रक्त, ब्लड टॉपिक भी करना है जूलॉजी के अंदर। रक्त भाई जंतुओं में ही तो होता है खून, पादपों में थोड़ी ना होता है खून। आ जाओ 5वें टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो जूलॉजी के अंदर मैं आपको 5वां टॉपिक पढ़ाऊंगी, वो मैं आप लोगों को पढ़ा रही होंगी बेटा न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन हम लोग करेंगे, न्यूट्रिशन, पोषण, यानी कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। 6 नंबर पर मैं आपको रोग पढ़ा रही होंगी, डिजीजेस, बीमारियां, जीवाणु से होने वाली बीमारियां, विषाणु से होने वाली बीमारियां, ये सब, ठीक है। और 7वें नंबर पर मैं आपको पारिस्थितिकी, इकोलॉजी वाला चैप्टर पढ़ा रही होंगी, इकोलॉजी जिसको कहते हैं पारिस्थितिकी, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट आप लोगों को, ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं अपनी बायोलॉजी के अंदर, जूलॉजी वाले सेगमेंट में, ठीक है, जूलॉजी वाले सेगमेंट के अंदर। समझ में आ गई? तो इतने टॉपिक हैं जो जूलॉजी में पढ़ने हैं। सेल हो गया, टिश्यू हो गया, ह्यूमन सिस्टम में ये सारे सिस्टम हो गए, ब्लड हो गया आप लोगों का, ठीक है, न्यूट्रिशन पोषण हो गया, डिजीज रोग हो गए, और इकोलॉजी पारिस्थितिकी हो गई। अब अगर मैं कहूँ कि मैम बॉटनी वाले सेक्शन से हमें क्या पढ़ाओगी? बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान से हम क्या पढ़ेंगे? तो आ जाइए अब बात करते हैं वनस्पति विज्ञान से। वनस्पति विज्ञान, बेटा वनस्पति विज्ञान में ज्यादा टॉपिक नहीं है, बॉटनी में आपको ज्यादा टॉपिक नहीं है।
तो सबसे ज्यादा बड़ा जो है वो जूलॉजी ही है, बॉटनी ज्यादा बड़ा नहीं है। तो बॉटनी से आपको जो टॉपिक आएंगे पेपर के अंदर वो कौन कौन से होंगे, तो आप बताओगे पादपों का, आप बताएंगे पादप वर्गीकरण, ठीक है, पादप वर्गीकरण, जिसको हम लोग कहते हैं प्लांट क्लासिफिकेशन, प्लांट क्लासिफिकेशन, ठीक है, पादपों का वर्गीकरण हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर। आगे दूसरे नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे पादप ऊतक, यानी कि पादपों में जो ऊतक होते हैं वो कौन से होते हैं, पादप ऊतक तथा हार्मोन, कि पादपों में कौन कौन से हार्मोन होते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू एंड हार्मोन, प्लांट टिश्यू एंड हार्मोन। क्लियर, ये आपको पढ़ना है टॉपिक हार्मोन। आगे अगर हम लोग देखें बॉटनी में तीसरे नंबर पर, तो पादप आकारिकी हम लोग पढ़ेंगे, पादप आकारिकी, यानी पादपों की जड़, तना, पत्ती, इनके बारे में पढ़ेंगे, जिसको कहते हैं प्लांट मोर्फोलॉजी। क्या कहते हैं भाई, प्लांट मोर्फोलॉजी कहते हैं, प्लांट मोर्फोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो, इतनी क्लासेस में लगभग ऐसा मानकर चलो 1 से 1.5 महीने में मैं कोशिश करूंगी कि सारे टॉपिक आपके क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए आगे है आप लोगों का प्लांट के अंदर जब हम लोग बात करते हैं तो प्लांट क्लासिफिकेशन हो गया, प्लांट टिश्यू और हार्मोन हो गया, एंड पादप आकारिकी, प्लांट मोर्फोलॉजी, इतने टॉपिक आपको प्लांट से पढ़ने, तो पौधों के बारे में इतना कुछ पढ़ना है, ठीक है। समझ में आ गई बात, क्लियर। तो लगभग 1 से 1.25 महीने या 1.5 महीने में हम कोशिश करेंगे अपना सिलेबस कंप्लीट करें। अच्छा, जूलॉजी में एक पॉइंट, एक चैप्टर और आप लोग लिख लीजिएगा, जंतु वर्गीकरण। मैं जंतु वर्गीकरण भी कराऊंगी, क्योंकि कई बार देखा गया है कि क्वेश्चन यहाँ से भी फंसते हैं। जंतु वर्गीकरण, एनिमल क्लासिफिकेशन, एनिमल क्लासिफिकेशन, ठीक है। इस तरीके से ये टॉपिक आपके रहेंगे, ये सिलेबस हो गया आप लोगों का बायोलॉजी। अब बताओ मुझे, कोई दिक्कत किसी भी दो बच्चों के लिए? क्लियर, जल्दी से बताओ, है ना, जल्दी से बताएंगे आप लोग कि कोई दिक्कत, कोई समस्या। माइक्रोबायोलॉजी से कोई ऐसे सब टॉपिक नहीं बनते हैं जो आपको पूछे जाएंगे। जब मैं आप लोगों को ये जंतु वर्गीकरण कराऊंगी ना, इसी के अंदर मैं आपको बताऊंगी जीवाणु के बारे में, विषाणु के बारे में, कवक के बारे में, ठीक है। तो बैक्टीरिया वगैरह के बारे में, हम सब जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन सब के बारे में इसी चैप्टर में पढ़ लेंगे। तो माइक्रोबायोलॉजी की कोई ऐसे अलग से टॉपिक नहीं है जो आपको पेपर में पूछा जाए, ठीक है। आज की इस क्लास में हम लोगों को इतना ही कुछ करना है। आज जो मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लोग रिकॉल कर कर सोइएगा रात को, ठीक है, और बहुत अच्छे से सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद हम लोगों को ये जो मैंने सिलेबस बताया, इस सिलेबस से हम लोग कल की क्लास सेल टॉपिक से शुरू, तो कल मैं आपको कोशिका वाले चैप्टर से चीज़ों को कराऊंगी, ठीक है। समझ में आ गई बात, क्लियर। बताओ कोई दिक्कत है अभी तक? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत, कोई समस्या किसी को नहीं है। अब हम चलते हैं, अलविदा लेते हैं आपसे और बात करेंगे कल की क्लास में कोशिका वाले चैप्टर, ठीक है, क्लियर। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आप लोगों का आभार कि क्लास के साथ जुड़े और चीज़ें समझ में आई होंगी, ये मैं उम्मीद करती हूँ। जो बच्चा पहली बार बायोलॉजी पढ़ रहा है, बेटा थोड़ा सा टाइम दो अपने आप को, ठीक है। बिल्कुल, आप जब बायोलॉजी की लास्ट क्लास लेकर निकलोगे ना, तो आप कहोगे बहुत आसान सब्जेक्ट है बायोलॉजी, तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है। क्या करना है, अपने बारे में तो जानना है, और अपने बारे में जानने की इच्छा आपको होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आसपास के जो आपके वातावरण में चीज़ें हैं, सबके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होगी। मिलेंगे कल की क्लास में सेल टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।